आवाज आ रही सबको? यस सर। देखो चलो बेटा, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? बोलो। यस सर। चलो ठीक है, वीडियो ऑन कर लो सब लोग। वीडियो ऑन। बेटा जो भी वीडियो ऑन कर सकते हो कर लो। चलो, जीवन तो देख लिया था हमने, बताओ। जीवन तो खत्म हो गया था ना हमारा, जल्दी बोलो। बोलो बेटा, आवाज आ रही है सबको? ऋषभ, आवाज आ रही है? यस सर। प्रिया, प्रिया आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो क्या क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने, बताओ सब लोग। क्या क्या हमने देख लिया था और क्या क्या बाकी है, कौन बताएगा? बोलो। और बच्चे कुछ आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। आज इधर फ्रीक्वेंट पावर कट था, इसलिए बार बार जब भी मैं कनेक्ट हो रहा था पावर कट हो रहा था। हाँ तो बताओ क्या किया था लास्ट लेक्चर में हमने, रिकैप देखते हैं थोड़ा सा, और रिकैप के बाद फटाफट आगे बढ़ो, समरी देखते हैं जीवन का। तो जीवन में क्या क्या होता है आपको बताया था, एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब होता है, सबको याद है ये सब? बोला था शायद मैंने पढ़ के आने के लिए सबको, बोलो। बोला था क्या यस सब? सर। यस सर। तो जीवन हमने पूरा देख लिया था कि क्या क्या होता है इसमें। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो भी प्रोटीन है सारे यहाँ पे बनते हैं, है ना। mRNA, tRNA मतलब RNA, प्रोटीन बोल रहा हूँ, RNA है ना, ये सारा यहाँ पे बनता है आपका। कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसका फॉर्मेशन करता है, जल्दी बताओ? डीएनए। डीएनए का। अमाइनो एसिड्स यहाँ पे बनता है, अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, वेरी गुड, है ना। हाँ, एटीपी यहाँ पे बनेगा क्योंकि अगले फेज में आपको डीएनए बनाना है, डीएनए के लिए क्या चाहिए होगा आपको? एटीपी चाहिए होगा। राइबोसोम्स के से क्या बनता है बताओ? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, मैंने ये भी बताया था कि कुछ सेल ऑर्गेनल है आपका जो कि G2 फेज में जाके क्या होगा आपका? डुप्लीकेट होगा, नहीं तो 97% 98% आप बोल सकते हो कि सेल ऑर्गेनल यहीं पे डबल कर लेता है अपने आप को। एक साइक्लिन प्रोटीन है, यह भी यहाँ पे बनता है। और साइक्लिन प्रोटीन क्या करता है बेटा, जल्दी बताओ, किसको एक्टिवेट करता है? प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब और यह प्रोटीन काइनेज क्या करता है? सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन काइनेज मैंने आपको बता ही दिया था। चलो आगे देखते हैं। जीवन फेज में आपको एक और काम बताया था मैंने, इस प्रोटीन का बताया था सबको। यस। क्या काम है इसका? कॉइलिंग ऑफ डीएनए। कॉइलिंग ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए, किसमें? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में? यूकैरियोट्स। वेरी गुड बेटा, देखो पढ़ के आओगे ना, गारंटी देता हूं कि नीट में ना 90 में से 85 क्वेश्चन करके आओगे सब लोग। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है
कि पढ़ाई करके थोड़ा आओ, जो मैं बोलता हूँ उस चीज को रिपीट करके आओ। कभी क्वेश्चन, अच्छा तुमने एमटीजी की बुक है सबके पास? एमटीजी फिंगर टिप्स है सबके पास बेटा? एक ऑब्जेक्टिव की बुक है एमटीजी फिंगर नो टिप्स, सर, है? नो नहीं है सर। तो एक काम करो, सब लोग खरीद लो। एमटीजी फिंगर टिप्स बुक सबके पास होनी चाहिए, ठीक है? आ रही बात समझ? सबसे पहला बुक आपका प्राइमरी बुक यही होगा, एमटीजी फिंगर टिप्स, ठीक है? बाद में और भी देखेंगे अपन, लेकिन सबसे सर कोई पहला भी शॉप में मिल जाएगी? क्या बेटा? कोई हाँ भी बेटा, स्टेशनरी की शॉप में मिल हाँ जाएगी? मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। आप अच्छे, अगर अच्छा कोई होगा बुक शॉप होगा ना, वहाँ पे एमटीजी फिंगर टिप्स बहुत, और नहीं तो घर बैठे मंगवा लो ना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सर अमेजोन पे से मिल जाते हैं। अमेजोन पे हाँ। मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है? डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यहाँ से मंगवा लो सब लोग, ठीक है? स्कूल में अगर आप आ रहे होते ना तो मैं तो यहीं पे मंगवा देता स्कूल में सबको। अगर आप क्लास आ रहे होते तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक लिस्ट बना के दे दो किसको किसको चाहिए, स्कूल में मंगवा लेता हूँ बुक्स को। लेकिन अभी क्योंकि आप सब अलग अलग हो और सारे सेंटर पे हो तो मंगवाना पॉसिबल नहीं है। अमेजोन से ऑर्डर कर लो बेटा, एक तो कम डिस्काउंट पे मिल जाएगा आपको, प्लस बुक भी लेटेस्ट एडिशन देखना, क्योंकि एडिशन भी ध्यान देना, 2020 2021 एडिशन अगर मिल जाए तो लेने का, है ना? बहुत पुराना नहीं लेना, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2018-17 में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत आंसर्स में गलती थे शुरू में, तो अब जाके हर साल थोड़ा मॉडिफाई किया है, ठीक है? तो जितना लेटेस्ट एडिशन मिले ट्राई कर रहा हूँ उसको लेने का, ठीक है बेटा? तो यह सर यस बुक सर। का नाम रिपीट करो ना एक बार। बेटा लिखा हुआ है देखो ना, एमटीजी फिंगर टिप्स दिख रहा है, स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, यस। स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से बेटा, एमटीजी फिंगर टिप्स। देखो मेरी राइटिंग उतनी बेकार नहीं है जितना मैं लिखता हूँ, ठीक है? लेकिन समझाने के टाइम में मैं उतना ध्यान नहीं देता इन सब चीज पे। एमटीजी फिंगर टिप्स आपके लिए, ठीक है? सब लोग खरीद लोगे इस बुक को, सबके पास होना चाहिए बुक। बेसिक बुक आपका ये होगा, बाद में बहुत सारे और बुक बताऊंगा मैं, लेकिन यह एनसीईआरटी बेस्ड बुक है आपका, मतलब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाल निकाल के इसमें पूछा हुआ है, ठीक है? हर पैराग्राफ से। तो यह बुक सबके पास होना चाहिए पहले। एमटीजी बेसिक बुक है, इनिशियल लेवल पे आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव। तो सब लोग इसको मंगवा लोगे, ठीक है? तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे ना, आप एक बार पढ़ लो जो चैप्टर मेरे से पढ़ोगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर की बात कर रहा मैं। एक बार जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। ऑलमोस्ट कोई भी बुक उठाओगे आप, एटलीस्ट 95% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 5% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 5% आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया या क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट घुसेर दिया, तो उसमें आपका दिमाग लगना चाहिए। लेकिन कौन सा बुक? बेसिक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज से अगर 7 साल 10 साल पहले का बुक उठाओगे ना तो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ाते थे, बहुत ज्यादा। अब क्या हो गया है कि नीट जो है आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते जा रहा है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड। तो हमने भी क्या किया है ना, धीरे धीरे अब जैसे आज से 3 साल के पहले का नोट्स मेरा देखोगे और अब के नोट्स में देखोगे तो बहुत सारा मॉडिफाई कर दिया मैंने, मतलब उसको क्रॉप कर दिया, छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन उतना हाई लेवल का नहीं आता है, अब थोड़ा नीट वगैरह सिंपल लेवल में आने लग गया है, ठीक है? एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो भी 2-4 चैप्टर है जो बाहर से पढ़ना होता है, जैसे सेल चैप्टर 12th में देखोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना? कुछ चैप्टर आपको बाहर से भी देखना है, लेकिन मोस्टली 80% से 80 से 95% सिलेबस आपका पूरा एनसीईआरटी से होता है। एनसीईआरटी जो मल्टीपल बार रिवीजन कर लिया, मल्टीपल मतलब याद रखो कि अगर आप नीट देने जा रहे हो, नीट देने जाने से पहले एनसीईआरटी जो कम से कम 10 बार नहीं पढ़ा है, समझो उसने पढ़ाई नहीं करी है। आ रही बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं? 11th-12th की एनसीईआरटी कितनी बार आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए नीट में जाने से पहले? कितनी बार? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। जितना मल्टीपल, देखो हम लोग ना 10 साल से पढ़ाते हैं, इस फील्ड में 10 साल से काम कर रहा हूं मैं। आप देखोगे मैं जब हर बार हर साल क्या करता हूँ, न्यू एनसीईआरटी की बुक खरीदता हूँ, फिर से उसको टिक करना शुरू करता हूँ एक एक लाइन को, और हर बार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जो मुझे लगता है कि मैं 10 साल से इसको पढ़ रहा हूँ फिर भी ये मेरे लिए नया लग रहा है थोड़ा सा। तो जब मेरे को 1-2 लाइन नया मिल जाता अभी भी 10 साल से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करने के बाद, तो आपके लिए तो बहुत सारा चीज एक बार में नया होगा। तो 10 बार आप पढ़ोगे ना, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। देखो नीट की बेसिक्स क्या है, पढ़ने से ज्यादा यह समझना जरूरी है कि पढ़ाई कैसे करनी है। नीट का बेसिक्स यह है बेटा कि अगर आप नीट पेपर देने जाओगे तो नीट में लैंग्वेज बहुत ज्यादा आपको मतलब ये करने वाला है, तंग करने वाला है, क्योंकि जो 1-2 बार पढ़ेगा ना, अब नीट में ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना जो हाईली कंफ्यूजिंग होते हैं। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी का ही है, लेकिन कैसा ऑप्शन होता है बेटा? हाईली कंफ्यूजिंग। मतलब कि आपको क्या लगेगा पता है? कुछ शब्दों का हेर फेर रहेगा, आपको लगेगा ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है,
ऐसा लगेगा आपको। बोले आपको लगेगा कि सब तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, लेकिन उसी में कुछ शब्दों का हेर फेर होगा। आ रही बात समझ? जल्दी बोलो। तो एक सर बार नीट में तो मल्टीपल चॉइस होती है ना? बेटा यही तो बोला मल्टीपल चॉइस, 1 2 3 4 क्या लिखा मैंने? मल्टीपल ही तो हुआ ऐसा ना नहीं ये। सर, वन से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं ना, ऐसा? बिल्कुल नहीं, कौन बोला ये बात? कौन बेटा बोला है? सर होता है ना। बिल्कुल नहीं, उसमें ऑप्शन ऐसे करके दिया होगा बेटा। मान लो कि एक भी सही है और दो भी सही है, बात समझ में आ रही है? तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, ऐसा ऑप्शन होगा। आ रही बात समझ? मल्टीपल आंसर्स नहीं होते हैं नीट में, सिंगल आंसर्स करेक्ट होते हैं। हाँ, जहां पे आपको एक से ज्यादा आंसर, मान लो कि एक पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो पक्की बात है तीसरा या चौथा ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा? बोथ 1 एंड बोथ ए एंड बी। बोथ 1 एंड 2, ऐसा ऑप्शन जरूर होगा। आ रही बात समझ? बोलो। यस सर। जो यस सर। हाँ बेटा, जो पूछा था समझ लो। अगर मान लो जैसे दो सही है ना, तो एक ऑप्शन जरूर उसको इंक्लूड करते हुए होगा, बोथ 1 एंड 2। तो आंसर तो एक ही आपने टिक किया ना, कौन सा? फोर्थ नंबर। आप जब नीट के पेपर में इसको करोगे तो कौन सा आंसर सेलेक्ट करोगे? 1 2 या फोर्थ? जल्दी बताओ। फोर्थ करोगे आप। तो एक ही आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलो। तो हाईली कंफ्यूजिंग होता है, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए कौन आपको अच्छा से रिप्लाई कर सकता है? जो बहुत बार वो बुक को पढ़ा होगा, जैसे जो एक बार पढ़ा होगा बुक को, आप जो करंट चैप्टर पढ़ रहे हो उसी से बोल रहा हूं, तो उसमें लिखा होगा सेल्स इन जी नॉट फेज। क्योंकि आपने एक बार पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एग्जिट जी वन फेज। उसको यही याद रहेगा कि हाँ कहीं पे पढ़ा था मैंने, क्या सेल्स इन जी वन जी, उसको तो याद नहीं है क्योंकि एक ही बार देखा है। सेल्स इन जी नॉट या जी वन क्या लिखा था? एग्जिट लिखा था। वो तुरंत आंसर क्या करके आएगा बेटा? जल्दी बताओ। एग्जिट, एग्जिट सेल Exit. है ना? साइकिल। लेकिन इसी को जो 5 बार पढ़ा होगा उसको क्या याद होगा? नहीं नहीं, वो जी वन लिखा हुआ था, जी नॉट नहीं, तो वहां पे वो समझ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। तो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन कंफ्यूजिंग होगा। तो आपको करना क्या है? मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना होगा। आ रही बात समझ? बोलो। यस सर। यस तो सर। मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू रिवाइज, तब जाके आपका क्या होगा? तब जाके आप बता सकते हो कि हाँ यह चीज सही है। जो एक दो बार पढ़ के जाएगा कुछ नहीं होना है, पहले बता दूं मैं। ठीक है, चलो। तो कौन सी बुक सबको ले लेना है? एमटीजी फिंगर टिप सबके पास होना चाहिए। अमेजोन पे मिल जाएगा, सब लोग मंगवा लो आप। ठीक है, सबके पास होना चाहिए बुक। चलो आगे देखते हैं। तो यह सब बातें हो चुका था हमारा, ये भी हमने देखा था। हाँ, क्वेश्चन यह था मेरा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? जल्दी बताओ। बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। Coiled DNA. कॉइलिंग ऑफ डीएनए। और कॉइलिंग ऑफ डीएनए क्यों जरूरी है? सर उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो सर वो न्यूक्लियस में मींस पैक हो जाए इसके लिए। एग्जैक्टली है ना, क्योंकि जिस घर में रहता है वह घर छोटा है ना, और डीएनए का साइज क्या है आपका? लंबा है। तो इसमें इसको फिट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना होगा हम लोग को? जल्दी बताओ। कॉइलिंग। कॉइलिंग करना होगा। ठीक है, और यह कॉइलिंग करवाता है हिस्टोन। लेकिन फिर से क्वेश्चन, हिस्टोन कॉइलिंग यूकैरियोट में करवाता है या प्रोकैरियोट में करवाता है? जल्दी बताओ। Eukaryote. यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में कौन है भाई? Polyamide. पॉलीअमाइन। पॉलीअमाइन। एग्जैक्टली, चलो अच्छी बात है। तो इसी तरह आपको याद करके आना है सबको जो भी पढ़ाऊं। ठीक है, तो यह काम प्रोकैरियोट में कौन करता है? कॉइलिंग का पॉलीअमाइन। और यूकैरियोट में कौन करता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बस हिस्टोन प्रोटीन ही कॉइलिंग नहीं करवाता है, उसको हेल्प करने के लिए कुछ कौन से प्रोटीन होते हैं? Non-histone Non-histone। protein. क्रोमोसोमल प्रोटीन भी होते हैं। उसका फॉर्मेशन किस फेज में होता है बेटा? जीवन। G1 phase. याद रखो, मैंने अभी तक यह नहीं बोला है कि हिस्टोन प्रोटीन जीवन फेज में बनता है। हिस्टोन किस किस फेज में बनेगा बेटा? एस। फेज में बनता है। किस फेज में बनता है हिस्टोन प्रोटीन बेटा? सिंथेसिस S फेज। ठीक है, चलो। मोस्ट ऑफ द सेल ग्रोथ, क्योंकि ज्यादा से बहुत ज्यादा काम यहीं पे हो रहा है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। सेल साइकिल को रेगुलेट करता है कौन आपका? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट क्यों बोला बेटा? सर वो साइक्लिन प्रोटीन पे डिपेंडेंट है एक्टिवेशन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि साइक्लिन इसको एक्टिवेट करता है, तभी ये अपना काम कर पाता है। कौन? प्रोटीन काइनेज। क्लियर है? ठीक है, और ये सब दो ट्रांजिशन फेज होता है, बताया था आपको। एक कौन सा था बेटा? G1 जीवन एस। एस। और ये कौन था आपका? G2M। G2 एम। मेजर G2 कौन है? मेन कौन है बेटा? G1S। G1S. जीवन एस। ठीक है, और एक छोटा सा भी चेक पॉइंट होता है। क्लियर है? एक सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन कहाँ पे हो जाता है? किस फेज में? जीवन फेज। G1 phase. वेरी गुड। देखो, यही बोल रहा हूं मैं, अगर आप पढ़ के आओगे ना बेटा, तो आपको एक एक बात याद रहेगा। ठीक है,
अगला फेज कौन सा है बेटा, जी नॉट या क्यूशेंट। आपको बता ही दिया था कि जो सेल एम फेज से एंटर किया जीवन में, अब वो डिवाइड करेगा नहीं करेगा वो जीवन में डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब अगर उसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा, नहीं डिवाइड करना है तो कहाँ चला जाएगा बेटा, ये जी नॉट पे नॉट फेज में। जी नॉट फेज में जाके वो कैसा रहेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा। कब तक, जब तक हमारे बॉडी को जरूरत नहीं। नहीं है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ आगे देखते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर सेल जी नॉट फेज में डिफरेंशिएशन के एग्जैक्टली बाद एंटर होता है ना? डिफरेंशिएशन के एग्जैक्टली बाद नहीं बेटा, सेल जैसे ही डिवाइड हुआ एम फेज में, उसके बाद वो एंटर कर गया कहाँ पे, जीवन में, वहीं पे उसका जीवन। डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। सर लेकिन जी नॉट फेज में डिफरेंशिएशन के बाद एंटर होगा ना एग्जैक्टली? हम्म। हाँ बेटा, जैसे ही डिवीजन हुआ डिफरेंशिएशन हो गया, वही डिफरेंशिएटेड सेल कहाँ एंटर कर गया आपका, जी नॉट में, ठीक है। तो जीवन में भी और जी नॉट में भी कैसे सेल प्रेजेंट होते हैं बेटा, Differentiated cell. डिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। सर लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद जीवन फेज में रह गया तो फिर वो सेल साइकिल कंप्लीट कर जाएगा ना? बिल्कुल आगे बढ़ेगा वो, ओके आगे सर, बढ़ेगा, डन। ठीक है। यस। हाँ चलो आगे देखो। एस फेज मार्क्स द फेज। अब किस फेज पे आगे बेटा हम, एस फेज। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, सिंथेसिस फेज। Synthesis phase. है ना, बहुत बुक में अलग अलग लिखेगा, या इसी को बोलते हैं अपन डीएनए सिंथेसिस फेज, तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं बेटा, एस फेज, सिंथेटिक फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज। क्लियर है। अब देखो इसमें सबसे जो मेन काम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी बातें ढंग से सुनो सब लोग। इसमें जो सबसे मेन काम होता है, देखो ना, काम तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन नाम हमने क्या दिया इसका, सिंथेटिक फेज। मतलब सबसे मेन काम क्या हो रहा है इसमें, क्या बन रहा है, डीएनए। डीएनए। DNA. तो देखो लिखा हुआ है, एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। अगर उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने बताया था कि रेप्लिकेशन कब बोलेंगे, डुप्लीकेशन कब बोलेंगे, याद है। तो देखो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे डीएनए कंटेंट इन अ क्रोमोसोम बिकम्स डबल, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब बताया था, देखो ये फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं मैं। ये देखो एक क्रोमोसोम है विद सिंगल क्रोमैटिड, क्रोमेटिड। ठीक है। अब एस फेज में यही होता है बेटा, यह भी अकेले है ना, आफ्टर एस फेज क्या होगा, ये अपने आप को क्या कर लेगा बेटा, क्या कर लेगा बेटा, डुप्लीकेट। रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट। रेप्लिकेट करके क्या किया, ये अपना कॉपी बना लिया, पहले से भाई साहब थे, और ये क्या बोला कि चलो एक और मेरा बन जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम में कितने डीएनए कंटेंट कितना है, मान लेते हैं 2C है। 1 अब इसमें डीएनए कंटेंट कितना हो गया बेटा, 4C। 4C। तो क्रोमोसोम तो यहाँ पे भी एक ही है, क्रोमोसोम यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन इस क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट 2C है और इस क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट 4C है। तो यहाँ पे बोलेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया और क्रोमोसोम का क्या हो गया, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। यस यस सर। Yes, sir. हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन मतलब क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, बस इतना ही समझना है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन मतलब क्रोमोसोम में डीएनए का, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, क्रोमोसोम अभी भी एक है, बस उसमें डीएनए का अमाउंट क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ क्या हो गया अमाउंट, Double. बढ़ गया। पहले मान लो ओरिजिनल सेल में था 4C, तो अब कितना हो गया 8C। 8C। पहले मान लो था कि 16C, तो अब कितना हो गया 32C, 32C. है ना, बस डबल हो गया अमाउंट। चलो इन द एस सर। फेज, हाँ बेटा, सर मीन्स डुप्लीकेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है, नंबर सेम रहता है, अमाउंट डबल होता है। अमाउंट डबल हो जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन मतलब नंबर बढ़ गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, ठीक है। क्लियर है बेटा, यस। हाँ चलो। इन द एस फेज डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम, देखो क्या बोल रहा हूं, डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी, बाय द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल ऑन टेम्पलेट। टेम्पलेट एक नया टर्म आ गया आपके लिए, बता रहा हूं क्या होता है, द स्ट्रैंड व्हिच इज बीइंग कॉपीड ऑफ द existing DNA. So now each chromosome is composed of 2 sister chromatids held together by a common centromere. सबसे मेन लाइन इस पूरे स्लाइड का समझो बात। चलो बेटा, मैंने आपको ये बताया था डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, जल्दी बता दो। Double standard. डबल स्टैंड। ऐसा कोई डायग्राम आपको दिखता है, चलो इसको हम क्वाइल्ड फॉर्म में होता है डीएनए, समझने के लिए इसको हम स्ट्रेट बना लेते हैं ऐसे। ये 2 स्टैंड हो गया डीएनए का, ठीक है बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इधर 5 3, इधर लिख रहे हैं 3 5, ध्यान रखो
कहने का मतलब ये होता है ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है ना बेटा, वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है। मतलब एक एंड को हम नाम देते हैं 5 से 3, तो दूसरे को नाम क्या देंगे बेटा 3 से 5। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, है ना। ये आप बोलोगे सर ये क्या है 5 to 3, ये सब वो बाद में समझोगे। जो डीएनए में बॉन्ड बनता है ना बेटा, एक एंड डीएनए का 5 वाला फ्री होता है और एक 3 वाला। आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोटाइड, याद करो तो। ये मान लो Yes. न्यूक्लियोटाइड है, तो Yes, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है ना, एक 5 प्राइम वाला एंड, मतलब 5 जो कार्बन है उधर वाला एंड फ्री रहता है, और एक किस कार्बन वाला एंड फ्री रहता है, 3 कार्बन वाला। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब एक चीज बताओ, जैसे चलो ये भी बात बता ही देता हूं मैं। मान लो यह एक डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड है मान लो, और आपको ये बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के एडिशन से ही डीएनए बनता है। जल्दी बताओ। यस सर, Yes, sir. न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड के एडिशन से ही। तो मान ले एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड खाली होना चाहिए ना। तो एक डीएनए का हमेशा कौन सा खाली होता है बेटा? 5। और दूसरे का हमेशा कौन सा खाली होगा? जल्दी बताओ। 3। फिर आगे बनाते जाता हूं, समझते जाओ, ये बाद में समझना है आपको, थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूं मैं। चलो यहाँ पे फिर से ये 5 है, देखो ना, अगर यह 5 है तो ये क्या होगा बेटा? 3। 3. यहाँ 3 ये 5, फिर यहाँ 3 ये 5, यहाँ 3 ये 5। अब देखो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में होता है बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम, प्राइम बोलते हैं इसको, है ना, 5वां नंबर कार्बन के बीच में, और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन के बीच में? 3। हमेशा बॉन्ड इसी के बीच में बनेगा। अगला बॉन्ड फिर से इसके बीच में, अगला बॉन्ड फिर से इसके बीच में, है ना। यहाँ देखो समझ में आ रही है, 3 है तो 5 है इसके बीच में। इसी तरह बॉन्ड बनते जाता है और सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाता है। तो जो डीएनए का पोलैरिटी होता है ना, इसी को बोलते हैं कि डीएनए में एक 5 प्राइम एंड फ्री होता है, ये कौन सा फ्री होता है बेटा? 3 प्राइम बोलते हैं, बाद में समझाऊंगा। प्राइम मतलब कुछ नहीं कि 5 कार्बन, आपको बोला था ना कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, जल्दी बताओ। पेंटोस Pentose शुगर। sugar. 5 कार्बन होते हैं, तो इस 5 कार्बन में ना तीसरा एंड फ्री होता है और 5वां एंड फ्री होता है। मतलब 5वां नंबर कार्बन फ्री होता है और तीसरा नंबर कार्बन मतलब फ्री होता है। तो एक डीएनए का पोलैरिटी 3 से 5 होगा और दूसरे का क्या होगा बेटा? 5 से 3 होगा। हमेशा डीएनए एंटी पैरेलल होता है, बस इतना समझो। अभी ज्यादा डिटेल नहीं समझने का। अभी क्या समझना है आपको? डीएनए हमेशा कैसा होता है बेटा? डीएनए का दोनों स्ट्रैंड हमेशा कैसा होता है? एंटी पैरेलल। Anti-parallel. मतलब एक अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, 5 से 3 डायरेक्शन होगा, तो उसका जस्ट उल्टा होगा नीचे में, इधर क्या होगा? 3 से 5। क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, ध्यान देना, टॉपिक क्या देख रहे थे अपन? हाँ चलो देखो, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, 1 डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए। अब इसका कॉपी करना है, कॉपी करना है ना। तो कॉपी कैसे होता है? अब ये तो बहुत सारी बातें बतानी पड़ जाएगी मेरे को, मैं सीधे बता रहा हूँ। देखो कॉपी इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आपको बताया था कि डीएनए में अगर ऊपर ए है तो हमेशा नीचे क्या होगा? T. नीचे क्या होगा? टी। यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा? C. सी। यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा? G. यहाँ अगर टी है तो यहाँ क्या होगा? A. ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ए और टी के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के बीच में हमेशा कौन सा होता है? Triple hydrogen bond. अब देखो ध्यान देना, ध्यान देना, डीएनए कैसे खुद को कॉपी कर पाता है, बात समझो। मान लो आपको पहले स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, ध्यान दो, ऊपर वाला स्ट्रैंड का सीक्वेंस। ऊपर वाला में स्ट्रैंड में क्या है बेटा? देखो तो ए जी सी टी, यही है ना। जल्दी बताओ। Yes, sir. अगर आपको ऊपर वाला पता है तो आप नीचे वाला खुद से बता दोगे कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. बता दोगे? बता दोगे कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. आराम से बता दोगे। हाँ सर, नीचे में यहाँ पे टी लिख दो ना सर, यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे जी लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, है ना। यही प्रॉपर्टी को यूज करता है डीएनए कॉपी करने के लिए। मतलब अगर आपको एक स्ट्रैंड का पता है सीक्वेंस, तो आराम से दूसरा बन जाएगा, बन जाएगा ना। जल्दी बताओ। Yes, sir. इसको बोलते हैं बेटा, इसको एक फेनोमेनन बोलते हैं, इसको नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस Base pairing. पेयरिंग, है ना। मतलब कि अगर एक का देखो ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ये आपका हाथ है, इसका कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं आपका ये पांचवा हाथ? अगर दोनों को मिलाओ तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना, कि अगर एक स्ट्रैंड का आपको पता है तो आराम से आप दूसरे स्ट्रैंड को बता मतलब कॉपी कर सकते हो।
तो डीएनए एप्लीकेशन में वहां पे एक लाइन लिखा हुआ था, फिर से पढ़ता हूँ। DNA molecule of each chromosome replicates copy by the synthesis of a new DNA molecule on the template. Template किसको बोलते हैं? The strand which is being copied of the existing DNA. तो देखो अब ध्यान से, दो स्ट्रैंड है हमारे पास, एक 5 एक 3, दूसरा 3 और इधर क्या होगा बेटा 5। डीएनए कॉपी होने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये दोनों स्ट्रैंड क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। कौन जोड़ के रखा है दोनों को? जल्दी बताओ। बीच में जो ये क्या प्रेजेंट है आपका? बीच में जो क्या प्रेजेंट है? कौन सा बॉन्ड? नाइट्रोजनस बेसिस। हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये दोनों स्ट्रैंड को एकदम पैरेलल लगता है ऐसे, एकदम यूनिफॉर्म डिस्टेंस, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। अब पहले हमें न्यू डीएनए बनाने के लिए दोनों को अलग करना होता है, तो दोनों को अलग कर देते हैं अपन। ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। एक मिनट रुक जाओ, क्या हुआ बेटा? ऊपर वाला अलग हो गया। जब भी डीएनए कॉपी करना होता है ना, तो पहले जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है उसको दोनों को सेपरेट करना होता है, सिंगल सिंगल बनाना होता है, तभी कॉपी करोगे ना। अलग कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है AGTA यहाँ का लिख लेते हैं। ऊपर वाला का सीक्वेंस क्या बेटा? AGTA। तो नीचे वाला का उसी तरह होगा, क्या होगा? TCA और T, है ना? ये होगा नीचे वाला का। क्लियर है? अब देखो हम दोनों को अलग कर दिए। अब अलग करने के बाद क्या होगा? यह अपना कॉपी बना लेगा, यह अपना कॉपी बना लेगा। यह कॉपी बनाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? TCAT। ये भी अपना कॉपी बना लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? AGT। तो देखो, तो दोनों को अलग कर दिया था कि नहीं हमने? और ये क्या बना? नया स्टैंड बना। इसमें ये नया वाला है और इसमें नया वाला है। तो हमने कॉपी किसका किया बेटा? इसका कॉपी किया और इसका कॉपी किया कि नहीं किया? जल्दी बताओ। यस सर। तो इसी को क्या बोल देंगे? इस स्ट्रैंड को क्या बोल देंगे जिसका कॉपी हो रहा है? क्या बोल देंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए का वह स्ट्रैंड जो कॉपी हो रहा है, जिसका कॉपी कर रहे हैं हम, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो नया बना है इसको क्या बोल देंगे? इन दोनों को न्यू स्ट्रैंड। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। जिस डीएनए मॉलिक्यूल का कॉपी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है। और जो नया बना उसको क्या बोलेंगे? न्यू स्ट्रैंड। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए हमेशा कहाँ से बनता है? जो डीएनए पहले से प्रेजेंट होगा ना, वहीं सेपरेट होते जाएगा और दोनों का कॉपी होते जाएगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। बोलो। यस सर। So now each chromosome is composed of two sister chromatids held together by a common centromere. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है समझाने के लिए। मान लेते हैं एस फेज से पहले G1 फेज में कुछ ऐसा कंडीशन था। ये किस फेज का कंडीशन है बेटा? G1 फेज। G1 फेज। G1 फेज में देखो तो ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम विथ सिंगल क्रोमैटिड है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्रोमोजोम विथ क्या है आपका? सिंगल क्रोमैटिड। क्रोमैटिड है कि नहीं? जल्दी बताओ, बाकी लोग भी बताओ बेटा। यस सब सर। लोग, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या हुआ बेटा? इस फेज में इसका क्या हो गया? रेप्लिकेशन। यह अपना कॉपी बना लिया। कॉपी बनाने के बाद ये कैसा हो जाएगा बेटा? देखो तो ऐसा हो गया। जल्दी बताओ। यस सर। अब इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। सर। और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड कहां पे अटैच है? कॉमन सेंट्रोमियर से अटैच है कि नहीं? ये दोनों का क्या है? कॉमन सेंट्रोमियर है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ। कॉमन किसको? Yes, कॉमन sir. किसको? कॉमन किसको बोलते हैं? यहाँ है, यहाँ से 5 चीज अटैच हो गया, 6 चीज अटैच हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो 6 चीज अटैच है उसके लिए कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो यहाँ पे जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स था, ये दोनों क्या हो गया बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। अब बोलोगे सर सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों बोला? तो सिस्टर क्रोमैटिड इसलिए बोला बेटा कि सेम क्रोमोजोम का, इसी का डुप्लीकेशन हो रहा है ना, इसी का हो रहा है ना। जल्दी बताओ। अरे इसी का कॉपी कर रहा है ना। यस सर। यस सर। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि सेम अपना ही कॉपी कर रहा हो, तो इसकी खुद की बहन हुई ऐसे बोल देते हैं। और बताया था आपको कि फीमेल का नाम ही क्यों देते हैं? क्योंकि शुरुआत में जो सारा सेल का डिस्कवरी हुआ था मेनली किस सेल में हुआ था बेटा? फीमेल सेल्स। हाँ, इसलिए सिस्टर बोलते हैं, ब्रदर नहीं बोलते अपन। ठीक है, तो देखो इसी खुद का ये कॉपी किया है, इसलिए अब दोनों को क्या बोल देंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स।
क्या बोल देंगे बेटा? सिस्टर Sister क्रोमैटिड्स। chromatids. ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा क्या, जल्दी बताओ। No, sir. Sir. सब लोग बोलो बेटा, सबको समझ में आ रहा है क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा क्या? अब देखो, No, sir. जिसको अभी तक नहीं समझ में होगा बहुत बड़े गधे हो। क्यों? मैंने पहले ही बताया था, क्रोमोसोम काउंट करने का तरीका क्या बेटा? काउंट कर लो किसका? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। Centromere. देखो तो इसमें नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितना है? 1. 1। इसमें नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितना है? 1। 1. क्रोमोसोम तो एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, लेकिन फर्क क्या हुआ, इसमें DNA का। एक सिस्टर क्रोमैटिड था, इसमें कितना सिस्टर क्रोमैटिड है? 2 sister Four. chromatids. मतलब, और सिस्टर क्रोमैटिड का मैंने बोला था 1 सिस्टर क्रोमैटिड इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल, याद है? बताया था 1 सिस्टर क्रोमैटिड इक्वल टू क्या? 1 कंप्लीट 1 डीएनए DNA मॉलिक्यूल। molecule. तो इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल है, मान लो 2C है, और इसमें कितना हो गया? 4C हो गया। 4C. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इन एस फेज amount of DNA doubled, है ना, gets doubled, but chromosome number remains same. बोल सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। Yes, sir. सब लोग बताओ बेटा, बोल सकते हैं कि नहीं? इन Yes, एस sir. फेज, इन एस फेज देख के बोल सकते हैं यस सर, इन एस फेज amount of DNA gets doubled, but chromosome number remains same. Same. क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो, समझ गए आप तो। देखो वही लिख रहा है कि हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन सेंट्रोमियर, मतलब अपन ये बोल सकते हैं द सेल रिटेन्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर बट नाउ हैज डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स, है ना? अब तुम लोग को थोड़ा सा ये सब लग रहा होगा कि ये टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो वही बात को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन कहां से आ गया सर? अभी तो बोल रहे थे डबल होगा डीएनए। एक चीज बताओ, यह वाला ये था, इस पे मान लेते, आप जानते हो क्रोमोसोम पे क्या होता है बेटा? जीन होता है, पता है ना आपको? Yes, sir. इस पे देखो तो कितने जीन है? 1 2 3 5. 4 5 6, 6 है ना, है ना? अब बताओ, ये डुप्लीकेट हो गया, मतलब इस पे तो जो पहले से 6 था वो है ही, 1 2 3 ऐसे। अब ये डबल हो गया, 1 2 1 2 3 4। अब एक चीज बताओ तो, क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, लेकिन हमने बोला था डीएनए डबल हो गया, तो अपन ऐसे भी नहीं बोल सकते क्रोमोसोम नंबर सेम है लेकिन जीन जो था वो डबल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हो गया कि नहीं? तो बात वही होता है। अब कंफ्यूजन क्यों होता है? जब यह कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। अरे बेटा, क्रोमोसोम पूरा का पूरा डीएनए ही तो है, और डीएनए में पूरा का पूरा जीन ही तो प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो? ये मान लो ये क्या है, एक क्रोमैटिड है, इसमें बहुत सारे जीन होते हैं, और जीन क्या करता है बेटा? यही आपका बाद में क्या बनाता है? जल्दी बताओ। प्रोटीन। प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन क्या करता है बेटा? आपके बॉडी का सारा कैरेक्टर डिसाइड करता है। जैसे आई कलर के लिए यह जीन है, हाइट के लिए यह जीन है, पैर के हाइट के लिए यह जीन है, आपके टंग के कलर के लिए यह जीन है, हेयर कलर के लिए यह जीन है। तो हर जीन अलग अलग काम करता है हमारे बॉडी में। कैसे काम करता है? यह प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन हमारे कैरेक्टर को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कैरेक्टर के लिए 2-3 जीन होते हैं, या कभी कभी एक ही कैरेक्टर 2-3 जीन को भी मतलब 2-3 सॉरी, कभी कभी एक जीन 2-3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेता है, और कभी कभी 2-3 कैरेक्टर के लिए एक जीन होगा, और कभी कभी, समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी एक ही जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेगा? 2 से 3 कैरेक्टर को, है ना? और कभी कभी 3 कैरेक्टर के लिए ना आपका 2-3 जीन होगा। बात समझो, ये बाद में समझेंगे। जैसे आपको बताया था एग्जांपल मैंने, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, याद है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप, Yes, sir. इसमें एक जीन होता है, उस जीन का नाम क्या है बेटा? आई जीन, है ना? IG. लेकिन इस आई जीन के 3 अलील है, आई ए, आई बी, आई नॉट, आई नोट। है कि नहीं? आ रही बात समझ? तो देखो तो एक ही जीन है, लेकिन हमारे बॉडी में ए ब्लड ग्रुप भी, बी ब्लड ग्रुप भी, ए बी ब्लड ग्रुप भी, ओ ब्लड ग्रुप भी, सारा कैरेक्टर एक ही जीन डिसाइड कर दे रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो बोलो। Yes, sir. Sir. ये बात आपको 12th में सीखना है बेटा, ठीक है? इसको बोलते पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसा बाद में है, अभी नहीं समझना है। बस इतना समझो कि क्रोमोसोम मतलब ये जीन ही है आपका। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का सेगमेंट है क्रोमोसोम, और उसके ऊपर सारा जीन होता है ना? और जीन क्या करता है? हमारे बॉडी के फैक्टर को डिसाइड करता है, कैरेक्टर को डिसाइड करता है, ठीक है? अब पक्की बात है, अगर हम डीएनए का डबलिंग कर लिए तो उस डीएनए पे जो भी जीन प्रेजेंट होगा वो भी तो डबल हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। यस। Yes, Yes, sir. sir. बस वही बात लिखा हुआ है बेटा वहां पे। क्यों अलग अलग लैंग्वेज में सर फिर क्यों लिखा आपने? ताकि आपको हर चीज बता सकूं, आप क्या क्या बोल सकते हो, कैसे कैसे बोल सकते हो। पहला बोल सकते हो सर, इन एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, पहला Same. कंडीशन। दूसरा कैसे बोल सकते हैं?
सेल रिटेन्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड कंडीशन। वही बात बोल रहा हूं, अलग लैंग्वेज में लिखने का अलग अलग मतलब क्यों है, ताकि सारी बातें तुम्हारी समझ में आए। यहां लिख दिया द सेल रिटेन्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। सर क्या बोल रहे हैं, मतलब यह है, देखो तो आप शुरुआत किया बेटा आपने, हम ह्यूमन है ना, ह्यूमन में शुरू में डिप्लॉयड कंडीशन होता है कि हैप्लॉइड होता है, जल्दी बताओ। हम लोग हैप्लॉइड हैं क्योंकि हमारे अंदर 2n क्या है, जल्दी बताओ, 46। हम लोग डिप्लॉयड है ना क्योंकि हमारे अंदर 23 पेयर्स मिलता है बेटा, तो पेयर में है तो डिप्लॉयड है कि हैप्लॉइड है हम लोग, जल्दी बोलो। डिप्लॉयड। 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 तो जीवन में हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम था, डिप्लॉयड था। एस फेज में जब ये आया तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ है क्या? नो सर, 46 ही रहेगा। अभी भी कितना क्रोमोसोम है? 46। लेकिन जीन कैसा हो गया, डबल हो गया कि नहीं? डबल। तो वही बात तो लिख दिया है कि इन एस फेज द जीन रिटेन्स द ओरिजिनल हैप्लॉइड कंडीशन बट हैज डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स, मतलब डबल सेट ऑफ जीन। वही बात तो लिखा है कि इन एस फेज द सेल रिटेन्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड कैरेक्टर, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम 2n = 46 अभी भी, बट हैज डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन, मतलब डबल द अमाउंट ऑफ जीन। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। सर लेकिन एस फेज में तो क्रोमोसोम होता ही नहीं। क्रोमोसोम होता ही नहीं ना सर। क्रोमोसोम होता ही नहीं है। सर क्रोमेटिन होता है ना। अब तुम अब अलग डायरेक्शन में जा रहा है तुम। क्रोमैटिन ही क्या है, फ्यूचर क्रोमोसोम, ठीक है, बात हाँ समझ सर, में आ रही लेकिन है? वो तो कंडेंस फॉर्म है ना सर, हम उसको क्रोमोसोम तो नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी तो इस बात पे जाएगा फिर कुछ नहीं, तो समझेगा नहीं, बाकी को भी नहीं समझने देगा। इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? क्रोमैटिन। क्रोमेटिन। यही क्रोमैटिन जब मेटाफेज में जाता है तो क्या कहलाने लगता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो क्या दिक्कत है बोलने में, समझने के लिए जो भी हम टर्म यूज करेंगे इस फेज में क्या यूज करेंगे, क्रोमोसोम ही यूज करेंगे, बात समझा? यस सर। हाँ, इंटरफेज में जो भी क्रोमोसोम है सबको हम क्रोमैटिन ही बोलते हैं, बट समझने के लिए क्रोमैटिन टर्म यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक है? तुम भी कंफ्यूज होगा, बाकी लोग को भी कंफ्यूज करेगा। इंटरफेज में जो भी क्रोमोसोम है क्रोमैटिन ही बोलते हैं, इंटरफेज के मतलब जीवन फेज में नहीं, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, पूरे इंटरफेज में ही क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं अपन, क्रोमैटिन। समझा? क्रोमेटिन। यस। क्योंकि जैसे ही जीवन फेज आपका शुरू होता है ना, सब कंडेंसेशन होते रहता है, अभी सारा कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है, कंडेंस बोल रहे हैं, सारा मतलब फैला हुआ है, धीरे धीरे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तब जाके मेटाफेज जब आता है ना, तब हम इसको देख पाते हैं। आ रही बात समझ, जल्दी बोलो। यस। चलो Yes, उसे बाद sir. में आएंगे, बाद में आएंगे उस पर, चलो। तो वही बात मैंने बोल दिया कि द सेल रिटेन्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम, अभी भी 2n होगा, देखा 46 से शुरू किया था जीवन में, एस फेज के बाद भी कितना है बेटा, 46 ही है। तो क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहा, बट नाउ हैज डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन, लेकिन जो नंबर ऑफ जीन है डबल हो गया क्योंकि डीएनए डबल हो गया है। चलो, इन एनिमल सेल्स अब और क्या क्या होता है, एक तो हमने क्या पढ़ा, इतनी बात, एक ही बात बताया सिंपल से कि बेटा एस फेज में डीएनए डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। दूसरा हमने क्या बोला, अब दूसरा क्या क्या काम होता है, और इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। याद रखने का, आपको बताया था एनिमल सेल में हम लोगों में रेप्लिकेशन कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, Nucleus. साइट ऑफ रेप्लिकेशन बताया था मैंने। प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। लेकिन हम लोगों में कहाँ होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में। वही बात तो लिख दिया वहां पे कि इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। मतलब ये हो गया कि दो काम हमने पढ़ लिया इस फेज में, पहला क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा क्या, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन किस फेज में होता है बेटा, एस फेज में। तो कोई पूछे एस फेज में क्या क्या काम, तो तीन काम। क्या क्या काम, तीन काम, कौन कौन? पहला सर डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा सर सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, तीसरा सर हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन। आई बात समझ, जल्दी बोलो, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एम फेज, एम फेज में देखेंगे सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बता रखा है मैंने। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ? एनिमल सेल और Animal स्मॉल cell. प्लांट। एनिमल सेल में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इन एनिमल सेल लिख दिया था शुरू में ही मैंने, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन प्लांट में भी न्यूक्लियस में ही होता है ना, लेकिन एनिमल सेल इसलिए लिखा क्योंकि प्लांट में यह नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है बेटा, Centriole. सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल्स
क्या करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, बताऊंगा। स्पिंडल फाइबर बनाता है, क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। Spindle fiber. अब सुनोगे धीरे धीरे, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, देखो ना, ये स्पिंडल फाइबर पर थोड़ा सा बता दूं मैं क्या होता है, देखो। तो सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर में अटैच होता है, फिर वो हाँ, दोनों नहीं अलग नहीं, हो देखो जाते हैं। देखो देखो, अलग नहीं होता बेटा, होता तो उसी में है, लेकिन उसके लिए भी बता रहा हूँ क्या होता है, देखो। Spindle fiber short. ये देखो, ये मान लो आपका क्या है बेटा, क्रोमोजोम बना रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या है बेटा ये, क्रोमोजोम। देखो क्रोमोसोम। इसको ऐसे बनाओ तो ज्यादा अच्छा समझोगे तुम। देखो होता क्या है इसमें ना, अभी पढ़ोगे आप, या पढ़ा होगा, सेल तो खत्म हो गया ना तुम लोग का, सेल चैप्टर आपने पढ़ा है। Yes, sir. यहाँ पे 2 डिस्क लाइक प्रोटीन होते हैं सेंट्रोमियर में, ये पढ़ा है। सेंट्रोमियर में 2 डिस्क लाइक प्रोटीन होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ। न्यूक्लियस पढ़ा होगा ना बेटा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना सेल चैप्टर में आपने। सर ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ा तुमने। नो सर। ये देखो बेटा, इसको बोलते हैं अपन Kinetochore. काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटोकोर। तो एक सेंट्रोमियर में कितने काइनेटोकोर बेटा, 2, है ना। इस दो, जो कोई पूछा था ना कि सर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच होता है, हाँ होता सेंट्रोमियर से है, लेकिन सेंट्रोमियर में मेनली किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से, इसी काइनेटोकोर से, यही आपका स्पिंडल फाइबर है। और स्पिंडल फाइबर बनाता कौन है बेटा, सेंट्रियोल। आई बात समझ, बोलोगे सर ये क्या काम कर रहा है, तो देखो तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि टग ऑफ वॉर आप खेलते हो तो एक रस्सी इधर से बंधा हुआ, एक रस्सी इधर से बंधा हुआ, नहीं लग रहा आपको, जल्दी बताओ, यस सर। है Yes, ना। sir. और यस। सर ये क्या- सेंट्रियोल से कनेक्टेड होता अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहा होगा तो स्पिंडल फाइबर। एनाफेज में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होके पोल्स में चले जाते हैं। एग्जैक्टली तो देखो ना, ये दोनों ऐसे बंधा हुआ है तो क्या करेगा ये, इधर वाला जो है स्पिंडल फाइबर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको इधर खींचेगा, किसको, इस वाला क्रोमोसोम को, क्रोमैटिड को ऊपर खींचेगा, और यह वाला इसको नीचे वाला को किधर खींचेगा बेचा, नीचे खींचेगा। Yes. इसके कारण क्या होगा, एक क्रोमैटिड ए वाला नीचे आ जाएगा और एक क्रोमैटिड ए वाला ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ, बोलो। Yes, sir. यही स्पिंडल यस फाइबर का सर। काम है। तो स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, डीएनए को, जो क्रोमैटिड है ना, वो क्रोमैटिड को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड को, एक को ऊपर लग गया, एक को नीचे लग गया, ठीक है, यही स्पिंडल फाइबर का काम है। और इस स्पिंडल फाइबर को बनाता कौन है बेटा, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल, ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। यस। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स, पहले ही बता दिया। लोअर प्लांट सेल में सेंट्रियोल देखने को मिलता है, हायर प्लांट सेल जो होगा ना, अगर क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे बता देना, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। देखो यही है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया हुआ, देखो आप, यह मान लेते हैं, यह मान लेते हैं बेटा G1 फेज वाला है। किस फेज वाला है बेटा ये, G1 फेज वाला। यहाँ पे इसका, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम विथ 1 क्रोमैटिड, है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. इसका sir. बेटा क्या हो गया, इसका बेटा क्या हो गया, डुप्लीकेशन, है ना। डुप्लीकेशन मतलब यह पहले से जो था, ये भाई साहब मान लो पहले से था, ये अपना क्या किया, एग्जैक्ट कॉपी बना दिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम, क्या बोलेंगे इसको, डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम। और यह जो 2 क्रोमैटिड है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टर Sister क्रोमैटिड, chromatids. क्योंकि इसी का कॉपी है। अब देखो इसको हम, अब ध्यान देना, यह क्या लिख दिया सर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। चलो मान लेते हैं यह वाला मदर का क्रोमोजोम था, कौन वाला, दिस वन किसका था, मान लो बेटा किसका था, मदर का। यह वाला मान लेते इधर से, ये किसका है बेटा, फादर का। बात समझो, यह मदर का क्रोमोजोम है, मदर अपने क्रोमोजोम का क्या की, मान लो ना ये एक्स है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सेम कॉपी है ना, तो यह एक्स है तो दूसरा वाला जो बना वो भी एक्स ही होगा ना, जल्दी बताओ, बोलो। Yes sir. तो इसलिए तो बोल दिया सिस्टर क्रोमैटिड, मदर खुद के अपने क्रोमोजोम को डबल कर रही है। यह फादर का क्रोमोजोम है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलो, बोलो। Yes sir. और यहाँ पे देखो, यह ऐसे है अपना एक, ये भी अपने क्रोमोजोम को क्या कर लिया बेटा, क्या कर लिया, जल्दी बताओ, डुप्लीकेट कर Duplicate. लिया, है ना। तो देखो यहाँ पे इसको लिया है पैटर्नल क्रोमोजोम, यहाँ पे पैटर्नल लिखा है, मतलब ये फादर का मान लिया इसमें, और यह मदर का माना है, हम कोई भी मान सकते हैं, कोई लिखा नहीं हुआ है। तो देखो आप, यह भी दोनों आपस में क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, होगा सिस्टर क्रोमैटिड, जल्दी बोलो। ये दोनों Yes भी, sir. देखो खुद का जब कॉपी करते हैं ना, उसी को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। समझो बात को, मान लेते हैं यह मदर का क्रोमोजोम है, थोड़ा सिस्टर क्रोमैटिड का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये किसका है बेटा,
मदर का क्रोमोजोम है मान लो एक्स, एस फेज में खुद का सब कॉपी करता है, ऐसा नहीं कि एक मदर का कॉपी हुआ तो एक फादर का, नहीं, सब अपने अपने क्रोमोजोम का कॉपी करता है। मदर, मान लो कि मदर का, समझो बात, मदर का मान लेते हैं जीवन फेज में मान लेते हैं 23 क्रोमोजोम था, कितना बेटा 23 मदर का, तो इस फेज में वो अपना नंबर कितना कर लेगी 46। फादर का मान लेते हैं कि 23 था, तो वो भी अपने इस फेज में कितना कर लेंगे 46। मतलब सब अपने अपने क्रोमोजोम का कॉपी करता है इस फेज में। आई बात समझ, ये बात समझ में आई, जल्दी बोलो। यस सर। यस देखो सर। अब बात समझो, थोड़ा ये सिस्टर क्रोमैटिक का कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताने दो। हाँ देखो अब, तो ये मान लेते हैं मदर का एक क्रोमोजोम है एक्स नाम दे दिए, तो ये अपना कॉपी कर ली, अब 2x बन गया, एक एक्स और 2x बन गया ना बेटा, जल्दी बताओ। यस तो Yes, ये sir. दोनों क्योंकि मदर का ही है इसीलिए दोनों को क्या बोलते हैं सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। आज बात समझ, ठीक है। अब देखो एक दूसरा लेते हैं, या चलो यहाँ पे ले लिया, ये फादर का है मान लो, फादर का एक था, ये भी अपना क्या कर लिया डबल कर लिया, ठीक है। तो यह फादर का मान लेते हैं एक्स वाई है, चलो अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यह हो गया, यह दोनों आपस में क्या होगा बेटा जल्दी बताओ सिस्टर क्रोमैटिड्स, आपस में क्या होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन हम अगर बात करें इन दोनों के रिलेशन में बात करें अगर, तो चलो इसको दिखाते हैं थोड़ा ऐसे, आप समझो, सबको दिख रहा है, यस यस सर। सर। यह है, यह है, चलो यह मान लेते हैं मदर का है, एक वन क्रोमोजोम विथ क्या 2 क्रोमैटिड्स, या फादर का है 1 क्रोमोजोम विथ क्या 2 2 क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। देखो आप, यह दोनों आपस में क्या कहलाएगा बेटा सिस्टर क्रोमैटिड्स। यह दोनों भी आपस में क्या कहलाएगा बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन क्रोमोजोम का नंबर दे देते हैं, ये मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे 2 क्रोमोजोम है, एक फादर का एक मदर का है। 1 2 क्या है आपस में, 1 2 क्या है बेटा सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। 3 4 क्या है बेटा आपस में सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्रोमैटिड्स। और आवाज नहीं आ रही है। चलो आवाज आ रही बेटा, यस सर। यस सर। चलो बैटरी खत्म हो गई थी। इस कॉन्सेप्ट को जरा ढंग से समझना सब लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं नॉन सिस्टर सिस्टर क्या है, बहुत इजी है, ठीक है। सिंपल सी बात ऐसे है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैं अपना क्रोमोजोम का कॉपी करूंगा, मान लो एक क्रोमोजोम है मेरा, उसका कॉपी किया, क्योंकि मेरा ही है तो उसको क्या बोल देंगे बेटा सिस्टर क्रोमैटिड। आपका जितना क्रोमोजोम है आपने अपने एक क्रोमोजोम का कॉपी किया तो आपके लिए क्या हुआ सिस्टर, ठीक है। यहाँ देखो, तो हमने क्या बोला, यह एक मदर का क्रोमोजोम है, ठीक है, जिसको आपस में सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे, या फादर का ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, ध्यान दो। तो क्रोमोजोम नंबर 1 2 3 4 नेमिंग दे दिया हमने, 1 2 आपस में क्या है बेटा जल्दी बताओ सिस्टर, 3 4 आपस में क्या है बेटा सिस्टर। सिस्टर। लेकिन 1 3 की बात करें तो क्या हो गया, 1 मदर का है और 3 फादर का है, दोनों अलग अलग क्रोमोजोम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। चलो 2 3 की बात करें तो क्या होगा बेटा जल्दी बताओ नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब बात कर लेते 2 4 की, क्या होगा बेटा जल्दी बताओ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बात कर लो 1 4 की तो क्या होगा बेटा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। होप आपको समझ में आ गया नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोलेंगे, आई बात समझ जल्दी बताओ। यस सर। तो देखो यह खुद का डीएनए था,
पैटर्नल मान लेते हैं, इधर दिया हुआ डायग्राम में आपके पैटर्नल मतलब फादर का, तो पैटर्नल है, ये खुद के डीएनए का कॉपी किया, इसलिए दोनों आपस में क्या सिस्टर क्रोमैटिड। ये मैटरनल का सिंगल है, ए बी एस फेज के बाद क्या किया आपने, आपको डबल कर लिया, तो दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अब इन दोनों का अगर मिला है, फादर और मदर अलग अलग हो गए ना, तो ये दोनों का अगर आपस में देखें, ये सब क्या है आपका, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. इस फेज में हो क्या रहा है, मदर अपने क्रोमोसोम का कॉपी करते जा रही है, डबल डबल कर रही है, और फादर अपने क्रोमोसोम का क्या कर रहे हैं, डबल डबल कर रहे हैं। Yep. आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अब ऊपर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सर होमोलोगस पेयर क्या होता है सर, ये होमोलोगस पेयर क्या है, होमोलोगस पेयर यह होता है बेटा, होमोलोगस पेयर क्या होता है बात समझो। ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस पेयर बोलते हैं जिनका शेप साइज, मान लेते हैं कि मदर का ये वाला है, ध्यान दो, होमोलोगस किसको बोलते हैं समझ लो, यह मदर साइड का है, यह फादर साइड का है। ऐसे क्रोमोसोम को होमो मतलब क्या होता है बताओ तो कोई भी जल्दी से। सेम। Same. सेम, होमोलोगस मींस सेम, है ना। ऐसे क्रोमोसोम को, होमोलोगस में हमेशा एक क्रोमोसोम किधर से होगा बेटा, मदर से, और एक क्रोमोसोम किधर से होगा, फादर से। फादर। जब लिखते जाना, होमोलोगस में पक्की बात है, एक क्रोमोसोम किधर से होगा बेटा, मदर साइड से, और एक क्रोमोसोम किधर से होगा बेटा, फादर साइड से, है ना। लेकिन होमोलोगस कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब दोनों क्रोमोसोम का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ जीन्स सब क्या हो, सब क्या हो, Same. लोकेशन ऑफ जीन सब क्या हो बेटा, सेम हो, तब बोलते सर हैं। मींस मॉर्फोलॉजी सिमिलर होनी चाहिए। सब एकदम सेम, मॉर्फोलॉजी ही नहीं, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ जीन वो भी सेम होना चाहिए। मतलब चलो इसमें से एक को निकाल लेते हैं और समझा रहा हूं मैं, दोनों साइड से एक एक निकाल लेते हैं। दोनों का देखो सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर और लोकेशन ऑफ जीन। मतलब मान लेते हैं, देखो ध्यान दो, कब बोलेंगे होमोलोगस, यहाँ पे मान लेते हैं एक जीन है यहाँ, तो एकदम इसी के सामने ही में यहाँ पे एक जीन होना चाहिए यहाँ पे। मतलब यह जीन मान लेते हैं आई कलर के लिए, किसके लिए बेटा जल्दी बताओ, आई कलर। Eye color. मदर पे जो सबसे ऊपर वाला जीन है किसके लिए, आई कलर। इसका मतलब ये है फादर पे भी ये पक्का किसके लिए होगा, आई कलर। Eye के color. लिए। आई बात समझ, स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन भी सेम होना चाहिए। देखो ना, अगर इसके सामने वाला यह आई कलर के लिए है, तो ये भी किसके लिए बेटा, आई कलर के लिए, है ना। ऐसे जीन को, ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर। आई बात समझ, जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब क्या हो, सेम। और जहां पे सेम नहीं होगा उसको बोल देंगे कैसा, नॉन होमोलोगस। क्या बोल देंगे बेटा, नॉन होमोलोगस। आई बात समझ, जल्दी बोलो। यस सर, लेकिन Yes. ऐसा तो बहुत रेयर केस में होगा ना। ऐसा रेयर केस में होगा, क्यों रेयर केस में होगा भाई, आपके बॉडी में कितने पेयर है क्रोमोसोम को, जल्दी बताओ। 23। 23. 23 पेयर्स है ना, उसमें देखोगे जो भी 22 पेयर्स है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोजेम। ऑटोजोम्स। और सबके सब क्या है बेटा, होमोलोगस ही तो है, तभी तो पेयर किया है। पेयर कैसे कर लिया, क्योंकि सब बराबर है, होमोलोगस ही तो है, तभी तो बात करते हो। देखो कैसे बता रहा हूं, तभी आप बात करते हो तो क्या बोलते हो कि हाँ इसमें 50% कैरेक्टर मदर का है, 50% कैरेक्टर किसका है, फादर का है, बोलते हैं अपन, फादर। है ना। अब यस। देखो बात समझो, आई कलर के लिए दोनों जीन है, मतलब जीन का लोकेशन, फंक्शन सब सेम है। लेकिन ध्यान रखने का, आई कलर मान लेते हैं मदर का क्या है बेटा, ब्लैक, तो जरूरी नहीं है कि फादर का भी आई कलर कैसा हो, ब्लैक। ब्लैक, यह जरूरी नहीं है। फादर का क्या हो सकता है, ब्राउन। ब्राउन। तो बोलोगे सर अलग अलग फंक्शन ही हो गया, नहीं ना हुआ। फंक्शन तो मेन क्या है, दिस जीन इज कंट्रोलिंग वन फंक्शन, दैट इज आई कलर। Witness. तो दोनों में आई कलर के लिए ही है। यह हो सकता है कि वैल्यू अलग हो सकता है, मदर का आई ब्लैक है और पापा का ब्राउन है, तभी जो इनसे बच्चा होगा तो उसका या तो ब्लैक हो सकता है या क्या हो सकता है, ब्राउन, जिसका वाला उसमें चले जाए। यह जिन चला गया तो बच्चा का आई कलर कैसा हो गया बेटा, ब्लैक, और यह Black. वाला जिन चला गया तो बच्चा का आई कलर कैसा हो गया, ब्राउन। सर जो डोमिनेंट होगा वो होगा। हाँ डोमिनेंट, जो जीन पास हो जाए, है ना। जब गैमिट आपका दोनों साथ में मिलता है ना, तो 50% फादर का कैरेक्टर जाता है, 50% मदर का। जो जीन चला जाए, है ना,
वह मतलब आपका बच्चे में दिखता है। आई बात समझ? जल्दी बोलो। यस तो Yes, sir. होमोलोगस किसको बोलेंगे? जो हमारे बॉडी में पेयरिंग है ना, सब होमोलोगस क्रोमोसोम है, तभी आपस में पेयर किया हुआ है। होमोलोगस मींस वैसा क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब एक क्रोमोसोम किधर से होगा, जल्दी बताओ? मदर साइड से। एक क्रोमोसोम किधर से होगा, जल्दी बताओ? फादर फादर साइड साइड से। और कौन सा क्रोमोसोम होगा तभी वो पेयर करेगा, जब उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, जीन का लोकेशन, जीन का फंक्शन सब क्या हो, सेम, है ना। नॉन होमोलोगस का बोल देंगे, मान लो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ वाला जीन जो है आई कलर के लिए है और यहाँ वाला जीन इस पे आ गया हेयर कलर के लिए, तो देखो तो फंक्शन चेंज हो गया कि नहीं जीन का? यस ऐसे सर क्रोमोसोम को क्या बोल देंगे? नॉन होमोलोगस। नॉन चलो क्लियर है, बोलो। तो यस इसी सर Yes, sir. को हमने क्या बोल दिया, होमोलोगस, क्योंकि इसका मतलब शेप, साइज सब कुछ सेम है, बिल्कुल इसलिए। ठीक है, चलो अब अगले लेक्चर में देखेंगे। एस फेज का समरी देख लो बस। इसमें क्या क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेट्स एंड इट्स अमाउंट बिकम्स डबल। मान लेते कि इनिशियल में 2C था, तो अब क्या हो गया बेटा बढ़ के 4C हो गया ना? 4C जल्दी बोलो, है ना? Yes, sir. दूसरा क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हो जा रहा है। दूसरा, नो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज हुआ है क्या? No, sir. कोई चेंज नहीं है। अगला इसमें क्या बन रहा है बेटा? सिंथेसिस ऑफ Histone हिस्टोन proteins. प्रोटीन। सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, है Cytoplasm. ना। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पे हर क्रोमोसोम में अब कितने क्रोमैटिड है साथ में? 2। Two. दोनों को क्या बोलते हैं? सिस्टर। देखो ना, जीवन में ऐसे था, अब यह ऐसे हो गया। तो अब हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है? 2 क्रोमैटिड्स। क्लियर है? तो तुरंत बता दोगे इस फेज कोई बोलेगा तो क्या क्या बोलोगे? 3 ही काम तो हो रहा है सर। डीएनए अमाउंट गेट्स डबल, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, एंड तीसरा क्या हो रहा है? हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन का, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हाँ, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। इतना ही काम तो हो Duplication. रहा है। क्लियर है? उसके अलावा मैंने आपको सिस्टर क्रोमैटिड बता ही दिया कि सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? Yes. बोलो। यस सर हाँ, इसमें लगता है एक और स्लाइड था जो मैं लगता है कि ऐड करना भूल गया इसमें। हाँ हाँ है ना, ये वाला स्लाइड तो बताया ही नहीं आपको, यह वाला स्लाइड तो बताया नहीं तुमको। देखो, replication of nuclear DNA takes place in S phase of the cell cycle. Replication of cytoplasmic DNA may occur in any stage of the cell cycle. ध्यान रखो, S phase में किस डीएनए का बेटा रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है? Nuclear DNA. न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म में है ना, उसका रेप्लिकेशन कभी भी हो सकता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता कितना है? 1% या उससे भी कम, है ना। तो मेन डीएनए आपका न्यूक्लियर डीएनए है जो एस फेज में रेप्लिकेट करेगा। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक्स प्लेस इन एस फेज, बता ही दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, तो एस फेज के बाद कितना हो जाएगा वो? 4C, है ना। इसी तरह however there is no increase in the chromosome number, है ना, that is if the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1, even after the S phase the number of chromosome is going to remain same, that is 2n, है ना। मान लो कि सेल में G1 में था 2n, तो S फेज के बाद भी कितना रहेगा इसमें क्रोमोसोम का नंबर? 2n, मतलब 2n. डिप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, कंक्लूजन, इन एस फेज द सेल हैज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, है ना, डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ओरिजिनल डिप्लॉइड सेल। मतलब डिप्लॉइड क्यों बोला? क्योंकि 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर। Chromosome. सेल जीवन में भी डिप्लॉइड था, अभी भी कैसा है बेटा? डिप्लॉइड ही है। अभी भी इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सबको समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. अब कल क्या देखेंगे अपन? कौन सा फेज? G2 फेज ठीक है, आज तो लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। G2 फेज, ठीक है। और सब लोग बता दोगे? चलो समरी करके सब बोलेगा मेरे साथ। G1 फेज का समरी देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है जल्दी बताओ? ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोटीन, प्रोटीन बोलते जाओ। Histoprotein. Duplication. न्यूक्लियोटाइड्स ऑर्गेनल फॉर्मेशन डुप्लीकेशन, मुंह पे होना चाहिए सब कुछ है सब। ठीक है, G2 में एस फेज में सर 3 ही तो काम हो रहा है। डीएनए से डबल हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा Formation of हिस्टोन histone प्रोटीन protein. सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोप्रोटीन है। यही 3 काम तो हो रहा है ना। अब क्वेश्चन है, Yes. मान लेते हैं एक सेल है। चलो तो क्वेश्चन थोड़ा बताओ तो इसको, फिर क्लास एंड करते हैं। ये देखो तो, एक मिनट रुक जाओ। चलो एक बात बताओ आप,
मान लेते हैं कि एक सेल है, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि एक सेल है, ठीक है, उस सेल में एक सेल है G1 फेज में, जिसमें, बात समझना, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 था, ठीक है, और डीएनए अमाउंट मान लेते कितना था, 7C था, है ना। तो आफ्टर एस फेज क्या कंडीशन होगा इस सेल का, बताओ। 14 से 14 सी हो जाएगा सर, डीएनए डबल हो जाएगा। 14 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ DNA क्रोमोसोम कितना 14, रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14, 14, नंबर ऑफ और क्रोमोसोम डीएनए कितना हो जाएगा, 14 सी। 14C। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। चलो लेक्चर आज एंड करते हैं और देखेंगे अब अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा। सर अभी सर। एक्स क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होके वाई थोड़ी सर बन सकता है। बिल्कुल नहीं बन सकता है, कौन बोला ऐसा। सर पर आपने तो सर एग्जांपल लिया था ना एक्स और वाई का। एक्स वाई बताया मैंने होमोलोगस बताने के लिए कि मेल में जो एक्स एक्स होता है, फीमेल सॉरी मेल में जो एक्स वाई होता है, फीमेल में कौन होता है बेटा, एक्स एक्स। एक्स, फीमेल में एक्स एक्स, ठीक है। वह समझाने के लिए कभी भी डुप्लीकेशन सेम क्रोमोसोम का होता है, अलग अलग हो ही नहीं सकता है। एक्स डुप्लीकेट करके कभी भी वाई नहीं बना सकता है। आ रही बात समझ, बोलो। Yes, sir. एक्स देखो, जैसे कि आपको ये बता रहा हूं मैं, यहां देखो डुप्लीकेशन, देखो मेल में है ना, जब आप बात करोगे ध्यान रखना, होता क्या है बेटा, सारे क्रोमोसोम हमारे बॉडी में ना, ऑटोजोम तो सब सेम ही होते हैं, आपको पता है, Yes, ऑटोजोम sir. सारे सिमिलर होते हैं, पता है आपको सबको, है ना। ऑटोजोम सिमिलर होता है, मेल में बस एक चीज है जो एक्स वाई, यह दोनों हेट्रो है। हेट्रो मतलब अलग अलग है। जब एक गैमेट बनाता है तो कैसा गैमेट बनता है बेटा, हेट्रोगैमेट्स। 50% स्पर्म में कैसा गैमेट होगा, एक्स वाला, और 50% में कैसा होगा, वाई। है ना। यह दोनों अलग अलग है, होमोलोगस पेयर नहीं है। बाकी जितने भी आप देखते हो ना हमारे सेल में, सब कैसा पेयर है बेटा, होमोलोगस है ना। Homologous. तो एक्स कॉपी एक्स का ही करेगा, वाई कॉपी वाई का ही, सेम डीएनए का कॉपी हो सकता है, अलग अलग का नहीं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ चलो ठीक है, लेक्चर खत्म करें। सर। हाँ Yes. बेटा, सर सेल की मीन्स सेल की रिक्वायरमेंट के, सर 2 मिनट क्वेश्चन लिख के रखो। हाँ हाँ पूछ पूछ। हाँ सर क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, लिख के रखा है। हाँ सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड मीन्स डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, मीन्स ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में डिवाइड हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। बिल्कुल, वो पढ़ोगे, मतलब तुमने पढ़ा नहीं था, सेल में ये सेल चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। मतलब जो प्लास्टिड्स है, ठीक है, जो भी प्लास्टिड्स है सब कैसे हैं, इंटर, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, जो भी प्लास्टिड है सब कैसे हैं, कैसे बताओ, इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टिबल है। जो भी प्लास्टिड्स है क्या है बेटा, इंटर कन्वर्टिबल। एक मिनट, हाँ, तो जो भी प्लास्टिड है आपका सबके सब इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब प्लास्टिड्स आपस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हाँ कन्वर्ट हो सकते हैं। देखो मतलब यह है कि जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्या है आपका, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट चेंज हो सकता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। आपका ल्यूकोप्लास्ट चेंज हो सकता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, सब चेंज हो सकता है, मतलब एक दूसरे में। एक चेंज पॉसिबल नहीं है, एक चेंज बस पॉसिबल नहीं है, बाकी सब आप कर सकते हो। कौन सा चेंज पॉसिबल नहीं है, क्रोमोप्लास्ट कभी भी किसमें नहीं बदल सकता है, क्लोरोप्लास्ट में। आई बात समझ, यह केवल कंडीशन याद रखो, बाकी सब चेंज हो सकता है।
क्लोरोप्लास्ट ल्यूको में चेंज हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, सब हो सकता है। बस ये एक चेंज पॉसिबल नहीं है, कौन सा? क्रोमोप्लास्ट कभी भी किस में चेंज नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट में। सर मीन्स ये डीजनरेट होके चेंज हो जाता है कि डिवाइड हो? डीजनरेट होके क्यों? उसमें पिगमेंटेशन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कच्चा टमाटर को देखता है, किस कलर का नजर आता है? येलो। कच्चा टमाटर येलो कलर का, तुम अलग सर अलग मीन्स कलर का ग्रीन। टमाटर, ग्रीन है ना? कच्चा टमाटर तुम्हें ग्रीन कलर का नजर आता है, मतलब अभी उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। जब वो पक जाता है किस कलर का नजर आता है? रेड। रेड है ना? अब उसमें कौन सा प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। तो चेंज हो गया ना, है ना? यस। पिगमेंटेशन चेंज होता है जैसे जैसे ये होता है, पकते जाता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा देखा है क्या कि मैंगो पक गया अब वो फिर से हरा हो जाए? नो सर। बोलो, कभी ऐसा देखा है ऑरेंज पक गया फिर से हरा हो जाए? नो। ये सब आप नहीं देखोगे। कभी ऐसा देखा टोमेटो जो येलो या ऑरेंज हो गया फिर से ग्रीन हो गया? देखा है? नो सर। तो यही मैंने बोला कि प्लास्टिड्स बिल्कुल इंटर कन्वर्टिबल है, चेंज हो सकते हैं। ये सेल चैप्टर में पढ़ना था बेटा, ये सब नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ये बताओ। नो सर। नो सर। ये नो सेल चैप्टर सर। में पढ़ना था आपको, ठीक है। सेल चैप्टर में प्लास्टिक टॉपिक के अंदर पढ़ाता हूं मैं। देखो, सब कन्वर्जन पॉसिबल है, एक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्या? क्रोमोप्लास्ट से क्या नहीं बन सकता बेटा? क्लोरोप्लास्ट नहीं बन सकता है। बाकी सारे कन्वर्जन पॉसिबल है सर ल्यूकोसेल। तो ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बन सकता है? किससे किससे? ल्यूकोप्लास्ट से बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल, देखा नहीं है? बहुत सारे फ्रूट शुरू मतलब शुरू में व्हाइट होते हैं, बाद में जाके उसमें कलर आ जाता है, नहीं देखा आपने? बताओ। बहुत सारे फ्रूट कलर ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता ना, पिगमेंटलेस नहीं होता है होता ना है, वो। इसलिए तो कलर से बोल रहा हूँ। मतलब व्हाइट बोलने का मतलब क्या? कलरलेस। बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जो रॉ में कलरलेस होगा, बाद में उसमें कलर आ जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। यस। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बता तो दिया, एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या? क्रोमो से क्या नहीं बनेगा? क्लोरो नहीं बनेगा। बाकी सारे पॉसिबिलिटी है। एंड सर कैरोटीनॉइड लाइट ट्रैप करेगा? कैरिटोनॉइड, लाइट ट्रैपिंग के लिए वर्क करेगा? कैरिटोनॉइड है ना? यस। बिल्कुल बिल्कुल, सब पढ़ेंगे बाद में। ये सब इस चैप्टर का नहीं है। जब जैंथोफिल है, कैरिटोनॉइड्स है ना, ये सब पिगमेंटेशन देता है, बिल्कुल करता है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मेन पिगमेंट कौन है तुम्हारा उसमें? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी ए क्लोरोफिल। है ना, ए और बी सबसे मेन है। उसके अलावा जो भी है ना, ये जो आपका जैंथोफिल है ना, फाइकोबिलियंस कैरेटोनॉइड, सब क्या करता है? एक्सेसरी पिगमेंट के जैसा हेल्प करता है। ठीक है, आ रही बात समझ? यस सर। हाँ, और बोलो। चलो एंड किया जाए लेक्चर। यस सर। चलो बेटा, ठीक है। बस अच्छे से देखो, एक तो काफी स्लो चल रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि शुरू में हमें स्लो ही चलना है, हमें कोई फास्ट करना है। रेल पर बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, होमवर्क क्या है? अभी आप लोग जाओगे एस फेज में, एनसीईआरटी की बुक सबके पास है? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी का एक एक लाइन एस फेज तक क्लियर करके आना है सबको। और जब इतना मेरे नोट्स को देख लेते हो ना, मेरे नोट्स को देखने के बाद एनसीईआरटी को देखोगे ना, आपको लगेगा कि सब कुछ याद है। हर लाइन एनसीईआरटी का आपको दिख जाएगा नोट्स में। बात समझ में आ रही है? बोलो। सर एनसीईआरटी में तो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, हाँ, कुछ तो वही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे नोट्स पढ़ के जाओगे ना, एनसीईआरटी आपको बहुत आसान लगेगा, यही बात मैं बोल रहा हूँ। समझे? यस। ठीक है। और जाके देखोगे तो एनसीईआरटी के जो भी लाइंस होंगे ना, वो भी इस नोट्स में कहीं ना कहीं जरूर इंक्लूड होगा। ठीक है। आवाज कट रही है बेटा आपकी, जो भी बोल रहे हो। आवाज कट रही है बेटा आपकी, फिर से बोलो। चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय। जय हिंद सर। चलो बाय बाय। अच्छा, किसी ने जय हिंद बोला क्या?